अच्छा बेटा, आज है 3 सितंबर 2025 और आज की क्लास में हम सर्कुलर मोशन का टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं। और सर्कुलर मोशन क्या होती है, तो डेफिनेशन तो नाम से ही समझ में आ जाती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पत्थर है, आपने पत्थर को रस्सी से बांध लिया है और रस्सी से बांध के इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग सर्कुलर पाथ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ पर मूव करना, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसको एक और मुश्किल डेफिनेशन से भी एक्सप्लेन करते हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, और वो मार्किंग स्कीम में लिखी हुई है, इसलिए वो मुझे मुश्किल वाली डेफिनेशन भी आपको करानी है। बट राइट नाउ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने में सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाता है। क्योंकि सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहा होता है, इसलिए ऐसी मूवमेंट को एंगुलर मोशन भी कहते हैं। और एंगुलर मोशन में सर्कुलर पाथ पर घूमते हुए जितना सेंटर पर एंगल बन रहा होता है, उस एंगल को कह देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो एंगल एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। अच्छा, इन डेफिनेशंस को मैं प्रॉपर वर्डिंग में इसलिए पूरा नहीं लिख रहा, टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि ये नोट्स के अंदर मैंने बिल्कुल प्रॉपरली टाइप किया हुआ है। जब मैं क्लास कंप्लीट करूंगा तो ये सारी डेफिनेशंस उस नोट्स वाले पेज के ऊपर आपको प्रॉपरली अंडरलाइन करके दिखाऊंगा, तो इसलिए मैं अभी इसको प्रॉपरली लिख नहीं रहा। तो पहली बात, किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ पे घूमना, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कल के सेंटर पे एंगल बनता है, जितना एंगल सेंटर पे बनता है उस एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंगल को, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिग्रीज में मेजर करते हैं। लेकिन जो बच्चे एएस का मैथ पढ़ चुके हैं तो इनको ये बात पता है कि एंगल को डिग्री के अलावा रेडियन में भी मेजर किया जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन रेडियन, व्हाट इज मेंट बाय रेडियन, रेडियन को डिफाइन करें। तो रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल, और इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आइए डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन बेटा ये है कि जो अभी मैंने ऊपर सर्कल बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल इस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। फिर आपने सर्कल के सेंटर पे कंपास को रखा और कंपास को पी से क्यू तक आपने एक आर्क लगा दी। जो आपने पी से लेकर क्यू तक आर्क लगाई है, इस आर्क को अगर मैं आपसे कहूं कि इसको सीधा कर लें, काट के सीधा कर लें, और इस आर्क की लेंथ को मेजर करें, फॉर एग्जांपल इस आर्क की लेंथ की वैल्यू भी सर्कल के रेडियस के बराबर है। यानी जितना सर्कल का रेडियस है उतनी ही बड़ी आर्क लगी हुई है। आर्क और सेंट्रल एंगल बराबर है। तो जनाब, जब आर्क की लेंथ सर्कुलर रेडियस के बराबर होती है तो उस वक्त सेंटर पर जो एंगल बनता है उसी एंगल को कह देते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन क्या होता है? सर्कल का जितना रेडियस है, रेडियस के बराबर अगर आप आर्क बना लें, यानी सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर का है और आर्क भी 5 सेंटीमीटर की है, तो जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। और अगर इतनी ही बड़ी एक और आर्क लगा दें
तो सर ये हो गया 2 रेडियन। इतनी ही बड़ी एक और आर्क लगा दें तो ये हो गया 3 रेडियन। तो मुझे लगता है कि जब मैं आधा सर्कल बनाता हूं तो आधा सर्कल जो कि डिग्री में 180 के बराबर होता है, लेकिन रेडियन में नोट कीजिएगा इट इज वन वन आर्क 1 रेडियन, दूसरी आर्क इक्वल टू रेडियस 2 रेडियन, तीसरी आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल 3 रेडियन। तो 180 डिग्री 3 रेडियन के बराबर होता है। लेकिन ये एक्यूरेट 3 रेडियन के बराबर नहीं है, बल्कि 3.142 रेडियन के बराबर है। और जैसे ही 3.142 रेडियन लिखते हैं तो 3.142 बहुत फेमस नंबर है जो फौरन दिमाग में लाता है कि इट इज वैल्यू ऑफ पाई। तो आधा सर्कल डिग्रीज में 180 होता है और आधा सर्कल रेडियन में इक्वल टू पाई होता है। आधा सर्कल रेडियन में इक्वल टू पाई होता है। ठीक है जनाब। तो आधा सर्कल रेडियन में पाई के बराबर है, डिग्री में 180 डिग्री के बराबर। और अगर पूरा सर्कल कर दें तो पूरे सर्कल के बजाय मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा 1 रेवोल्यूशन, मैं लिखना चाहूंगा 1 रोटेशन। तो जब 1 रोटेशन कंप्लीट होती है तो पूरा सर्कल 360 डिग्री के बराबर होता है और ऑब्वियसली रेडियन भी डबल हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो आपको जरूर याद होना चाहिए कि 1 रेवोल्यूशन 1 रोटेशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो ये मैंने आपको रेडियन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। तो अभी तक बेटा सुमाना मैंने बिल्कुल नया चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर का नाम सर्कुलर मोशन। ठीक है। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा हो तो सर्कुलर पाथ पे घूमना सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ पर सेंटर पे एंगल बन रहा होता है, इसलिए इसका नाम एंगुलर मोशन, और उस एंगल का नाम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल की यूनिट बचपन से पढ़ रहे हैं डिग्री, आज पढ़ा रहे हैं रेडियन। रेडियन क्या होता है? सर जितना सर्कल का रेडियस है, रेडियस के बराबर आर्क लगाइए तो एंगल होगा 1 रेडियन। अभी नोट्स में प्रॉपर्ली आपको दिखाऊंगा। आधा सर्कल में पाई रेडियन एंगल बनता है और पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियन एंगल बनता है। थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बेटा सुमाना दीजिएगा, एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग है एंगुलर वेलोसिटी। सर एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज होती है? तो एंगुलर वेलोसिटी को बहुत आसान अल्फाज में कहूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है, तो वो कितना तेज घूम रहा है, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय एंगुलर वेलोसिटी। जैसे रूम में पंखा चल रहा है, तो अगर पंखा स्लो घूम रहा है तो फिजिक्स की लैंग्वेज में एंगुलर वेलोसिटी कम है, और अगर पंखा बहुत तेज घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो कॉन्सेप्चुअल बात ये हो गई कि एंगुलर वेलोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी which shows how fast an object is rotating. But in physics इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दीजिए। तो प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है तो वो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाता है। उस एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जिस तरह डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होती है, इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है जनाब। ये सिंबल W नहीं है, बल्कि अगर आप उर्दू में 1 2 3 4 5 समझते हो तो इस तरह अरबी में 5 बनाया जाता है, उर्दू में 5 बनाया जाता है। तो ये 5 जैसा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा के सिंबल से डिनोट करते हैं, एंड दिस ओमेगा इज इक्वल टू
दिस ओमेगा is equal to angular displacement per unit time. One slant. This angular displacement per unit time, it is called angular velocity. और angular velocity हमें बता रहा है कि how fast an object is rotating. तो फिजिक्स में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी, तो आप ये लिखोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा जी, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा हो तो एंगल बनता है 2 पाई रेडियन, एंगल बनता है 2 पाई रेडियन। और एक रोटेशन का टाइम कैपिटल टी होता है, एक रोटेशन का टाइम कैपिटल टी होता है। 2 पाई को अगर ऐसे ही रखें तो आप सब जानते हो 1 अपॉन टाइम पीरियड। सर 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। तो आपस की बात है कि ये वो फॉर्मूला है जो A2 की फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये आपको अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में भी नजर आएगा, ये आपको ऑसिलेशन के चैप्टर में भी नजर आएगा। एंड राइट नाउ वी आर स्टडीइंग सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में तो ये टॉपिक होता ही है। तो सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा, angular velocity is denoted by omega, it is equal to angular displacement per unit time। और इसका ये फॉर्मूला 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और 2 पाई फ्रीक्वेंसी, यकीनन आपने ऑसिलेशन और ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में भी मुझसे पढ़ा हुआ है। तो ये हमने ओमेगा का फॉर्मूला बना लिया। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू आर थीटा। और क्योंकि इस टाइम के ऊपर मेरे नहीं ख्याल कि आप में से कोई मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट है, तो जरा मैं समझा दूं कि यहां से यहां तक अगर आप जा रहे हो तो जिस पार्ट को मैं इस वक्त ग्रीन मार्क कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड आर्क। इस आर्क की जो लेंथ होती है उसे एस से डिनोट करते हैं, और ये आर्क लेंथ डिपेंड करती है एंगल पर, एंगल पर डिपेंड करती है। एंगल छोटा होगा आर्क छोटी बनेगी, अगर आप एंगल बड़ा कर दें तो जाहिर सी बात है एंगल बड़ा करेंगे तो आर्क भी बड़ी हो जाएगी। तो आर्क एंगल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर आप एंगल को सेम रखें, रेडियस बड़ा कर दें, सर अगर आपने रेडियस बड़ा कर दिया ना तो रेडियस बड़े करने पे भी आर्क बड़ी हो जाएगी। रेडियस बड़ा कर दें, एंगल वही रखा मैंने, रेडियस बड़ा कर दिया तो सर रेडियस बढ़ने से भी आर्क लेंथ बढ़ जाती है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एस इक्वल टू r theta. This is another formula which we will use in next questions, s equal to r theta। और इस इक्वेशन में s equal to r theta में जैसा कि अभी मैंने बताया कि s representing arc length, r is radius, theta is angular displacement। लेकिन इस फॉर्मूले में कंडीशन है कि एंगल मस्ट बी इन रेडियन, डिग्री में कभी यूज नहीं करते, एंगल मस्ट बी इन रेडियन। तो ये फॉर्मूला एस इक्वल टू आर थीटा मैथमेटिक्स का एक पूरा चैप्टर है इसके मैथमेटिक्स में P1 में। और अगर इसी इक्वेशन को मैं आपसे कहूं कि बेटा टाइम से डिवाइड कर दो, इसी इक्वेशन को बेटा मैं आपसे कहूं टाइम से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय टाइम। सर अब आप बोथ साइड्स को टाइम से डिवाइड करते हैं ना, तो ये थीटा अपॉन टाइम, थीटा अपॉन टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इट इज एंगुलर वेलोसिटी। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंगुलर वेलोसिटी। और लेफ्ट हैंड पे जो लिखा हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज लीनियर वेलोसिटी, इट इज सिंपल वेलोसिटी। लेकिन स्टूडेंट सोचेगा कि भाई एंगुलर मोशन में ये लीनियर वेलोसिटी कहां से आ गई? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ देन वेयर इज लीनियर वेलोसिटी? तो ये जो लीनियर वेलोसिटी होती है ये कहाँ होती है, इसका कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। और इसके कॉन्सेप्ट के लिए इस टॉपिक में इस वेलोसिटी को हम लोग कह देते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या मतलब? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along a circular path then this velocity
is called tangential velocity. This velocity is called tangential velocity. और ये tangential velocity, linear velocity, it is due to the inertia. हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में को जब हम मूव कराते हैं तो इनर्शिया उसे स्ट्रेट लाइन पर भगाने की कोशिश करता है. तो दिस वेलोसिटी इज टेंजेंशियल वेलोसिटी. दिस वेलोसिटी इज टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा. v इज इक्वल टू आर ओमेगा. ठीक है जनाब. और जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुझे एक फार्मूला शीट बना लेना चाहिए और फिर मैं आपको रीड एंड राइट की बुक में ले जाना चाहिए जहाँ मैं इस टॉपिक को लेकर आपको कोई क्वेश्चन करा दूँ. तो पहले ज़रा जल्दी से एक समरी बना लीजिए. अभी हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया है ओमेगा का. सर ओमेगा होता है थीटा अपॉन टाइम या 2 पाई अपॉन कैपिटल टी या 2 पाई फ्रीक्वेंसी. इट इज फार्मूला नंबर 1. दूसरा फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है एस इक्वल टू आर थीटा. और तीसरा फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है v इज इक्वल टू आर ओमेगा. इन तीन फार्मूलाज को लेकर मैं आपको पास पेपर का एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ. पास पेपर का आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ. अगर आप ये तीनों बातें नोट कर चुके हो तो हम आगे चलना चाहेंगे. क्या बेटा सुमाना आपने ये तीनों फार्मूले समझ लिए? एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एस इक्वल टू आर थीटा. सुमाना बेटा ये तीनों फार्मूले समझ में आ गए आपको? ठीक है जी. अब आप इन फार्मूलाज को नोट कर लें, मतलब नोट कर चुकी हैं और मैं आपको क्वेश्चन में लेके जाना चाह रहा हूँ. क्वेश्चन में ले जाने के लिए आपको पता है थ्योरी बड़ी सिंपल सी होती है, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान नहीं होता, अच्छा खासा अजीबोगरीब होता है. जैसे कि इसी क्वेश्चन को देखें. क्वेश्चन जनाब ये है कि आप जमीन पर हैं और जमीन पर आपने एक टेलीस्कोप लगाई है और उस टेलीस्कोप से आप चांद को देख रहे हैं. अभी मैं सवाल पढ़ के बताता हूँ आपको. ठीक है जनाब. जरा देखिएगा क्वेश्चन ये है कि ये चांद है. ठीक है ना. अब ये चांद है. इस चांद को आप फॉर एग्जांपल यहां से देख रहे हैं. जमीन पे आपने टेलीस्कोप लगाई है और ये जो मैंने रेड डॉट बनाया है दिस इज अ टेलीस्कोप. दिस इज अ टेलीस्कोप. ठीक. क्वेश्चन का पहला पार्ट डिफाइन रेडियन. रेडियन में भी आपको वहां पढ़ा चुका हूं. व्हेन आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल देन द सेंट्रल एंगल इज कॉल्ड रेडियन. अच्छा, अभी जो बात हो रही है जरा उस पर आइए, गौर से सुनिएगा. एक टेलीस्कोप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है जनाब. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. काम की बात क्या है? एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मून है, मैंने मून बना दिया है और इस मून के एजेस को आप देख रहे हैं. आपने टेलीस्कोप से यहां से इस वाले एज को देखा और आपने इस वाले एज को देखा. ठीक है जनाब. आपने ऑब्जेक्ट इज मून, मून के एजेस को टेलीस्कोप से देखा और अब दोनों एजेस को देखा तो उन दोनों के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो आपको दे दिया है 9.7 एक्सपोनेंट माइनस 6 रेडियन. तो दिस इज थीटा एंड दिस थीटा इज 9.7 exponent minus 6 and angle is in radian. एंगल रेडियन में, एंगल रेडियन में है. सही जनाब. पहली बात तो ये हो गई. ये तो बड़ी सिंपल सी बात है. अच्छा, इससे अगला सेंटेंस भी समझ में आ जाएगा आपको. कह रहे मून जमीन से इतना दूर है. ठीक है जी. एक को डिस्टेंस दिया हुआ है मून जमीन से. ये सर जमीन है हमारी, ये मून है. मून जमीन से इतना दूर है. ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है. ठीक है जनाब. ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है. अच्छा, जो डिस्टेंस दिया हुआ है, जो डिस्टेंस दिया हुआ है उस डिस्टेंस को लेकर अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं शायद वो मुझे समझाने में बड़ी मुश्किल लगे. वो ये कि बेटा अगर आप सोचें कि आप यहां पे कंपास रखें, यहां पे कंपास रखें
और यहां कंपास रखकर एक आर्क बना रहा हूं मैं। और ये आर्क पूरा सर्कल मैं नहीं बना सकता, मैंने इसलिए खाली आर्क बनाई है, खाली बेटा मैंने आर्क बनाई है। और इस आर्क को अगर थोड़ी सी और मुझसे बड़ी बन जाए जी, ये काफी बेहतर बनी है जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने आर्क बना दी। ये जो बेटा मैंने आर्क बनाई है, इस आर्क में गौर से सुनिएगा, इस आर्क में यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो आर्क का पार्ट है, दिस इज एस, दिस इज आर्क लेंथ, दिस इज आर्क लेंथ। ठीक है जनाब, ये जो पार्ट है ये आर्क लेंथ है, एंड दिस आर्क लेंथ इज डायामीटर ऑफ मून। दिस आर्क लेंथ इज डायामीटर ऑफ मून। और जो मैंने आर्क बनाई हुई है बड़ी वाली, जिसको मैंने ब्लैक कर दिया है, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इसका रेडियस क्या होगा, तो इसका रेडियस ये ग्रीन लाइन भी है, इसका रेडियस ये वाली ग्रीन लाइन भी है, और इसी का रेडियस ये ब्लू लाइन भी है। और ये ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, ये सब असल में जमीन से मून तक के डिस्टेंस को शो कर रही हैं। एंड इट्स वैल्यू इज 3.8 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर। ठीक है जनाब, 3.8 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर, इट इज रेडियस, रेडियस ऑफ ब्लैक आर्क, ब्लैक आर्क। ठीक है जनाब, जो ब्लैक कलर की आर्क नजर आ रही है, उस ब्लैक कलर की आर्क का रेडियस, दिस रेडियस इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है व्हाट इज डायामीटर ऑफ सर्कुलर क्रेटर ऑन द मून। ये तो मून के अंदर डायामीटर बन रहा है, मून के अंदर जो डायामीटर बन रहा है, जिसको मैंने आर्क लेंथ बोली है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस आर्क लेंथ, यू हैव टू कैलकुलेट दिस आर्क लेंथ। और इस आर्क लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, एस इक्वल टू आर थीटा, एस इक्वल टू आर थीटा। सवाल, सर ये इतना पुराना सवाल है आप क्यों करा रहे हैं, समझने में भी थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको दिखाऊंगा इसी जैसा सवाल दोबारा भी आया हुआ, इसी जैसा सवाल अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक और दफा आया हुआ। ठीक है, तो इस तरह के सवाल वो एक दफा करके जाएं, क्या पता एक दफा और आपको नजर आ जाए, एक और दफा आया हुआ है। तो जरा इसको जरा बड़े स्केल पे सोचें कि हम जमीन से मून को देख रहे हैं, मून के एजेस को जब आपने देखा पी से लेके क्यू तक, इट इज द एज ऑफ द मून, एंड द लेंथ from P to Q, it is the diameter of moon which we have to calculate, and the diameter of the moon is the arc length of black part। वो जो ब्लैक कलर का मैंने सर्कल बनाया है उसका ये एक आर्क लेंथ है विच वी हैव टू कैलकुलेट। चलिए जनाब वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। आर्क एस कैलकुलेट करना है। सर जो रेडियस है, रेडियस सर रेडियस है जमीन से चांद तक का डिस्टेंस, दिस इज 3.8 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर। और आंसर भी किलोमीटर में चाहिए, इसलिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा। 3.8 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर, 8 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। थीटा, सर थीटा है 9.7 एक्सपोनेंट -6 रेडियन, 9.7 एक्सपोनेंट -6। सॉल्व करेंगे तो किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप चला के निकाल लेंगे। जो असल बात है वो ये कि आपको ये सवाल समझ में आए कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। सर इस क्वेश्चन में हुआ ये है कि हम जमीन से देख रहे हैं, जमीन से देख रहे हैं एजेस ऑफ द मून। और जब हम एजेस ऑफ द मून पे जाते हैं, जब हम एजेस ऑफ द मून पे जाते हैं, तो एजेस ऑफ द मून में, एजेस ऑफ द मून में, सही है जनाब, पी से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है इट इज आर्क लेंथ। और इसको मैंने किस तरह कैलकुलेट किया आपको समझा दिया जी। सुमाना, क्या ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई, क्योंकि इस कैलकुलेशन में डायग्राम मुश्किल चीज है जिसको मैंने समझाने की कोशिश की। सुमाना बेटा आप बताएं कि आपको समझ में आया, मोस्टली समझ में आ गया ना। अब बिल्कुल ऐसा एक और सवाल दिखाने जा रहा हूं, बिल्कुल ऐसा।
ठीक है, मतलब कहने में बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन स्टोरी जाहिर सी बात है कैम्ब्रिज बोर्ड वाला अच्छी खासी बदल देता है। देखिएगा जनाब ये वाला सवाल, ओए होए होए। ये सवाल आया हुआ है, देखिए, जून 2020। ठीक, ग्रेविटेशन के चैप्टर में आया है, ग्रेविटेशन के चैप्टर में आया है। इसमें हो क्या रहा है तो जरा सुनिएगा। कहते हैं आसमान पर बहुत सारे बाइनरी स्टार्स हैं। बाइनरी स्टार में दो स्टार्स होते हैं जो कि घूम रहे होते हैं। ठीक है ना, अब दो स्टार्स घूम रहे होते हैं, और जब दोनों स्टार घूम रहे होते हैं, दोनों स्टार जब घूम रहे होते हैं, तो ये जो मैंने रेड कलर का सर्कल बनाया है, दिस इज द पाथ ऑफ सर्कल। सर्कल का ये पाथ है। इस सर्कुलर पाथ पर दो स्टार्स घूम रहे हैं। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट को तंग करने के लिए इन्होंने इतनी सारी डायग्राम दी हुई हैं कि स्टार यहाँ पर हैं, फिर यहाँ पर आ गए, 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 वगैरह वगैरह। ठीक है ना। और करना क्या है तो गौर से सुनिएगा। कह रहे हैं इन दोनों स्टार्स को हमने जमीन से देखा। हमने दोनों स्टार्स को जमीन से देखा। अब जमीन कहाँ है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम कर लेता हूँ जमीन ये ली। फॉर एग्जाम्पल जनाब जमीन ये ली। मैं जमीन से इसे देख रहा हूं। इन सबको इग्नोर मारिएगा, इन सबको इग्नोर मार दीजिएगा। ठीक है ना, इन सबको इग्नोर मार दीजिएगा। इन सबको बेटा मैंने इग्नोर मार दिया, और इग्नोर मारने के बाद जमीन से मैंने देखा स्टार नंबर 1 को, जमीन से देखा मैंने स्टार नंबर 2 को। तो जिस तरह जमीन से हम चांद के दोनों एजेस को देख रहे थे, चांद के दोनों एजेस को देख रहे थे, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह हम बाइनरी स्टार्स में, हम बाइनरी स्टार्स में हम दोनों स्टार्स को देख रहे हैं। अच्छा जी, हमें बताया क्या क्या है तो जरा गौर से सुनिएगा। कह रहे हैं एंगुलर सेपरेशन, यानी एंगल बिटवीन S1 एंड S2 इज इतना। ये थीटा आ गया। जिस तरह वहां पे मैं चांद को दिखा रहा था ना, इसी तरह दोनों स्टार्स के बिटवीन का ये थीटा आ गया। अब थीटा मैं कहां बनाऊं, ये रहा थीटा, ये थीटा आ गया, ये है थीटा। दोनों स्टार्स के बिटवीन का ये थीटा है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ द बाइनरी स्टार सिस्टम फ्रॉम अर्थ इज 1.7 एक्सपोनेंट 17। ये वही वाली चीज है क्या, जमीन से बाइनरी स्टार का डिस्टेंस इतना है। ठीक। और इसमें भी बिल्कुल उसी तरह की आर्क बनाना जैसे मैंने वहां बनाई थी। ये मैंने एक आर्क बनाई है जो कि इतनी अच्छी नहीं बनी है, इसको मैं दोबारा बनाऊंगा। जी, ये मैंने आर्क बना दी। ठीक है, ये मैंने आर्क बना दी, और वहां पे भी इसको मैंने ब्लैक कलर किया था। इसको ब्लैक कलर कर रहा हूँ और काफी बड़ा थिक करना चाह रहा हूँ, इसे मैं इसको काफी थिक कर दिया। ठीक है ना। ये ब्लैक कलर की आर्क मैंने बना दी। इस ब्लैक कलर की आर्क में, इस ब्लैक कलर की आर्क में दोनों स्टार्स के बिटवीन का जो डिस्टेंस है ना, ये वो आर्क लेंथ है जो कि मैंने कैलकुलेट करनी है। दैट इज एस इक्वल टू आर थीटा। दैट इज एस इक्वल टू आर थीटा। ठीक। इस सवाल में मैं कहूंगा ये बदतमीजी है कि एग्जामिनर ने अर्थ को लोकेट करके नहीं बताया कि अर्थ कहां पर है, नंबर 1। नंबर 2, डायग्राम इतनी सारी दे दी कि बच्चा इसी बात पे उलझ जाता है कि सर 5 डायग्राम दी हुई है, किस पे सवाल है। तो एग्जामिनर ने ये मेरे ख्याल में काफी बदतमीजी की है कि एक तो जमीन की पोजीशन नहीं बना के दी, नंबर 2 इतनी सारी डायग्राम दे दी, बच्चा सोच रहा है शायद सबको यूज करना है। कोई सबको यूज नहीं करना है। आप सिर्फ डायग्राम नंबर 1 को देख लें जिसमें S1 और S2 के बिटवीन का आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला एस इक्वल टू आर थीटा, और लगा दीजिए एस इक्वल टू आर थीटा। जब आप लगाते हैं एस इक्वल टू आर थीटा, तो एस इज द सेपरेशन between S1 and S2. S is the separation between S1 and S2। ठीक है जनाब। R, R is the radius of black arc। और जो R है ना, यही R ये वाला भी है, यही R ये वाला भी है, यही R ये वाला भी है। मैं किसकी बात करना चाह रहा हूं, ब्लैक वाली आर्क की बात कर रहा हूं। ब्लैक वाला जो सर्कल है, जो बड़ा वाला ब्लैक सर्कल है, ब्लैक सर्कल का रेडियस, सर ब्लैक सर्कल का रेडियस ये वाला आर भी है, ये वाला आर भी है, ये वाला आर भी है। एंड दिस आर is the distance between Earth and center of binary stars R, and this R is 1.5 exponent 17, 1.5 exponent 17, it is R। then theta, sir theta है 1.2
थीटा 1.2 एक्सपोनेंट -5, 1.2 एक्सपोनेंट -5। और जब आप इन सब को करोगे सॉल्व, तो सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा जो दिया हुआ है, शो दैट 1.8 एक्सपोनेंट 12। और इतना सारा काम करने के बाद जब आप देखोगे कि ये सवाल पूरे 1 मार्क का है, तो यकीनन आपका खून खौल जाना चाहिए कि इतनी मुश्किल बात कराने के बाद आपको देगा पूरा 1 मार्क। सुमाना बेटा, इसका 1 मार्क का सवाल देना जायज है या बहुत इसने जुल्म किया है स्टूडेंट के साथ? और देखिए ना, सुमाना देखो, ना तो उसने जमीन की पोजीशन दी है, जमीन कहां पर है, नहीं दी ना, ये तो मैंने बनाई हुई है। और अभी पिछला सवाल करके आए हो तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, तो चलिए सिर्फ जमीन यहां पर होगी। ठीक है, जमीन यहां पर होगी। तो सम टाइम ये वाकई इतना अजीब सा सवाल कर देते हैं कि बस मैं क्या बताऊं। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे ग्रेविटेशन का चैप्टर का सवाल शुरू हो जाता है, जो मैं भी नहीं कराऊंगा आपको। अभी जो मैंने एस इक्वल टू आर थीटा वाली बात समझानी थी, वो बात बेटा मैंने आपको समझा दी है कि एस इक्वल टू आर थीटा किस तरह काम करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं वापस जा रहा हूँ अपनी फार्मूला शीट के ऊपर, और जिसके ऊपर मैं आपको फर्दर और फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अरे जनाब, अब हम और आगे चलते हैं। इन तीन में से अभी हमने आपको एक फॉर्मूला लेकर इसके दो सवाल करा दिए, एक बाइनरी स्टार वाला और एक जमीन से चांद देखने वाला। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और आपको अगले टॉपिक में लेके जाते हैं। अगले टॉपिक का नाम, भाई अगले टॉपिक का नाम है सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल एक्सिलरेशन, एटसेट्रा। तो पहले चले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या चीज होती है, तो जरा समझे। कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि उसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो मैं ग्रीन लाइन बना रहा हूं, ये ग्रीन एरोज, ये ग्रीन एरोज सर्कुलर मोशन पर टेंजेंशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जनाब, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो मैंने आपको डिफरेंट पोजीशंस पे दिखाई है। कहते हैं वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। कहते हैं वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को बोलते हैं स्पीड, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को बोलते हैं स्पीड। और एएस की फिजिक्स में हम यही पढ़ते थे, एक कार स्लो हो गई, एक कार फास्ट हो गई। असल में कार की स्पीड चेंज हो रही होती थी, और जब स्पीड चेंज होती है तो उससे एक्सेलरेशन आ जाता है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्पीड चेंज ना हो? फॉर एग्जांपल स्पीड चेंज ना हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और फॉर एग्जांपल कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। सर, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तब भी आप नोट कीजिएगा कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप देखिए, ये डायरेक्शन राइट हैंड पर है, ये डाउनवर्ड है, ये लेफ्ट पर है, ये अपवर्ड है। डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होना एक एक्सेलरेशन पैदा कर देता है, और उसी एक्सेलरेशन का नाम होता है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। उसी एक्सेलरेशन का नाम होता है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। तो पूरी बात ये बनी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज, और डायरेक्शन चेंज होने का ये मतलब नहीं होता कि पूरा सर्कल पर ही घूम रहा, पूरा सर्कल पर ही घूम रहा। फॉर एग्जांपल आप कार चला रहे हैं, सीधी सीधी चलाते चलाते आपने डायरेक्शन को थोड़ा सा डेविएट कर दिया। ओ भाई, थोड़ा सा भी डेविएट कर दिया तो डायरेक्शन चेंज हो गई। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो देयर विल बी सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, देयर विल बी सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप सिर्फ इतनी सी बात नोट कर लें, क्योंकि नोट्स में भी मैं आपको ये पूरी बात प्रॉपरली लिखी भी दूंगा। आप सिर्फ इतनी सी बात नोट कर लें कि जब कभी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है, जब कभी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है,
तो देयर विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देयर विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है सर डायरेक्शन चेंज करता कौन है, डायरेक्शन किस वजह से चेंज होती है? तो जनाब डायरेक्शन के चेंज होने की वजह होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। डायरेक्शन कौन चेंज करता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉज है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या है? सर सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन जरा सुनना, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन जरा सुनना। और एग्जाम में एक मतलब सवाल आया है डिफाइन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन मार्किंग स्कीम में ये नहीं लिखी हुई कि सर्कुलर पाथ पे घूमना सर्कुलर मोशन है, वहां पे क्या लिखी हुई है, तो वो डेफिनेशन भी है, मैं आपको इसी बात में कहने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई कार सीधी रोड पे जा रही थी, इट इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। कह रहे इस पर एक फोर्स लगी, एक ऐसी फोर्स लगी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है जनाब। तो और से सुनिएगा, व्हेन फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, व्हेन फोर्स अप्लाइड perpendicular to the direction of motion, then it changes direction, and this force is called centripetal force, and this motion is called centripetal, sorry, this motion is called circular motion। तो सर्कुलर मोशन क्या होती है, जरा बेटा डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी लिखिएगा। व्हेन फोर्स अप्लाइड perpendicular to the direction of motion, when force applied perpendicular to the direction of motion, it changes direction, it changes direction, full stop। This motion is circular motion, this is circular motion। ये सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है मार्किंग स्कीम में, एग्जाम में सवाल आया है सर्कुलर मोशन को डिफाइन करें। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है द फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगे, ठीक है जनाब। तो ऐसी मोशन का नाम सर्कुलर मोशन। एंड this force is called centripetal force। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सर हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगती है। तो जब फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करे, जब फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करे तो फोर्स डायरेक्शन बदल देती है, जब फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करे तो डायरेक्शन बदल देती है। ऐसी फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स और ऐसी मूवमेंट का नाम सर्कुलर मोशन। अच्छा जी, ये डेफिनेशन आ चुकी है इसलिए मैंने काफी लंबी कर दी। अच्छा सर इसका फॉर्मूला बताएं, तो जरा फॉर्मूला बेटा नोट कीजिएगा। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है, देखिए अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछे तो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन एट एक्सेल फिजिक्स में तो बार बार आती है, आपकी फिजिक्स में भाई कभी भी नहीं आती, डेरिवेशन नहीं आती। बस रट्टा मारिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसी को लेकर सेंट्रीपिटल फोर्स, सर फोर्स होती है एफ इक्वल टू एम ए, और अगर आप ए को रिप्लेस करते हैं फॉर्मूले से तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, इसी फॉर्मूले में अगर एम और आर को ऐसी रहने दें जहां वेलोसिटी लिखी हुई है, सर वेलोसिटी की जगह लिख दें आर
ओमेगा। वेलोसिटी की जगह लिख दें आर ओमेगा। जब आप आर ओमेगा लिखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। फॉर्मूला बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और एक और फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर। हाँ बेटा सुमाना, अगर आप इसको कॉपी कर चुके हो तो क्या अब हम आपको और आगे लेके चले? अच्छा बेटा, जब आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ लिया तो अब जरा देखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स को लेकर एग्जाम में वो कौन कौन से क्वेश्चंस बनाते हैं। तो मैं आपको उसकी कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, ये क्या करेंगे, पत्थर को रस्सी से बांधेंगे और इसे सर्कुलर पाथ पे घुमाना शुरू कर देंगे। ये फॉर एग्जांपल एक पत्थर है, पत्थर को बेटा रस्सी से बांधा और इसको गोल सर्कल में घुमाना शुरू कर दिया। और शुरू में हॉरिजेंटल सर्कल में घुमाएंगे और उसके बाद वर्टिकल में चले जाएंगे। सर हॉरिजेंटल का मतलब आसान अल्फाज में समझें कि अगर आप पाकिस्तान आए तो जो छत पे पंखा लगा हुआ होता है, छत पर पंखा लगा हुआ होता है, सीलिंग फैन, उस सीलिंग फैन के ब्लेड्स कर रहे होते हैं हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन। तो इसी तरह आपने पत्थर को रस्सी से बांध के इसको अपने सर से ऊपर हाथ को स्ट्रेच कर लिया और पत्थर को घुमाना शुरू कर दिया, तो ये हॉरिजेंटल सर्कल में घूम रहा है। इस हॉरिजेंटल सर्कल में जो स्ट्रिंग में टेंशन होती है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करेगा? सर एग्जाम्पल नंबर 2 में करेगा ये कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम आप समझते हो, ऑसिलेटरी मोशन में हमने पढ़ा हुआ होता है। ये पेंडुलम का बॉब और इसको हमने किसी सपोर्ट से बांधा हुआ है। हम लोग मोस्टली पेंडुलम की मूवमेंट को ऑसिलेटरी मोशन पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आप पेंडुलम के बॉब को इस तरह के सर्कल में घुमा दें। इज इट पॉसिबल? यानी पेंडुलम का बॉब इस तरह से घूम रहा है। जब पेंडुलम का बॉब इस तरह से घूम रहा होगा, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन नहीं कर रहा, ये कहलाता है कोनिकल पेंडुलम, ये कहलाता है कोनिकल पेंडुलम। ठीक है। और इस कोनिकल पेंडुलम में भी अगर आप देखें तो बॉब हॉरिजेंटल सर्कल में ही घूम रहा है, अभी भी हॉरिजेंटल सर्कल में ही घूम रहा है। और अभी हॉरिजेंटल सर्कल में घूम रहा होगा तो हम पढ़ाएंगे कि रस्सी में टेंशन पैदा हो जाएगी, टेंशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, टेंशन का एक कंपोनेंट यहां पर होगा और ये कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मैं आपको आइडियाज दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे करेंगे ये लोग। ठीक है जनाब। कोनिकल पेंडुलम के अंदर बॉब को घुमा देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है। इसी तरह अगर आप घर में खाली बैठे हुए हो और आपके पास कोई काम काज ना हो तो आप क्या करें, जो चाय का कप होता है, या आपने चाय का कप ले लिया, इस चाय के कप में एक बॉल डालें, ठीक है, और इस बॉल को इसकी वॉल्स के ऊपर यूं घुमाना शुरू कर दें। जब ये इसकी वॉल्स के ऊपर यूं घूम रही होगी तो इसमें भी जो रिएक्शन फोर्स होती है जो कि कप में से आ रही होगी, सर उस फोर्स का एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। और सर ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा रिएक्शन फोर्स का, सर ये भी हमें प्रोवाइड करवा देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये कोनिकल पेंडुलम और कप में बॉल को घुमाना एक ही जैसा आपको लगेगा। फिर आपको और आगे लेके चलेगा तो आपको सोलर सिस्टम में लेके चला जाएगा। सोलर सिस्टम में कहेगा कि जनाब ये सूरज है, ये जमीन है, सूरज और जमीन के दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। और इस वाली बात को लेकर जो हम ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आधा महीना लगा देंगे इस बात पर, यानी 5-6 क्लासेस चलेंगी इसी बात पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर आप और आगे चलेंगे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड में ये किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर देंगे। जब ये चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो चार्ज पार्टिकल भी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक सर्कुलर पाथ पे घूम जाएगा। और अब ये सर्कुलर पाथ पे घूम जाएगा तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर ये आपको आगे चल के लेके चलेंगे, बोलेंगे जनाब एक सर्कुलर डिस्क है, या आपके घर के अंदर अगर, या पाकिस्तान की बात कर लें कि पाकिस्तान में जनाब छत के ऊपर एक पंखा लगा हुआ है, और जो छत के ऊपर पंखा लगा हुआ है उसके अंदर 3 ब्लेड्स हैं। इन तीनों ब्लेड्स में से किसी एक ब्लेड के ऊपर किसी बच्चे ने तफरी करते हुए एक कॉइन रख देना है। एक कॉइन को ले जाके रख देंगे, और जब कॉइन लाके रखेंगे तो कॉइन लाके रखने पर इस पंखे को जब घुमाएंगे तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्वाइन और फैन के ब्लेड के बिटवीन आ रही होगी, वो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन हम पंखा इतना तेज कर देंगे कि क्वाइन उड़ जाएगा, तो इट विल प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो भाई याद रखिएगा, जब एबल के एक और एग्जाम्पल, किसी कार को गोल रास्ते पे घुमाएंगे, जब कार गोल रास्ते पे घूम रही होगी तो कार के टायर और रोड के बिटवीन जो फ्रिक्शन होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन हमें डेली लाइफ में बहुत ज्यादा नजर आती हैं। लिहाजा एग्जामिनर के पास भी इतने सवाल बन जाते हैं इस टॉपिक के कि आप देखिएगा कि कल से इंशाल्लाह हम वो सवाल, देखिए कोनिकल पेंडुलम नजर आ रहा है, और देखिए ये वही है, डिस्क है, डिस्क के ऊपर एक कॉइन रख दिया, इस कॉइन को उड़ा देंगे। ठीक है जनाब, ये सर्कुलर पाथ के ऊपर कार चलाएंगे, एक ट्रैक एक्स है एक ट्रैक वाई है, बड़ा पाथ छोटा पाथ वगैरह वगैरह। तो काफी सारी आपको इसके अंदर वैरायटी देखने को मिलेगी जो इंशाल्लाह हम आपको कल की क्लास में कराएंगे। तो आज की क्लास को बेटा यहीं पे स्टॉप करते हैं, रिकॉर्डिंग भी बंद कर रहे हैं। 3 सितंबर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग स्टॉप, और इंशाल्लाह कल हम इसको आगे लेके चलेंगे।